अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए एंड हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। Going Places by A.R. Barton। स्कूल से घर आते हुए सोफी कहा, जब स्कूल छोड़ूंगी तो एक शानदार बुटीक खोलूंगी। जंसी गली में उसके हाथों में हाथ डालते हुए शंकालू लगती थी। सोफ, बहुत पैसा लगता है, कुछ इतना सा, गली में दूर एक टक देखते हुए सोफी ने कहा, मैं इसका इंतजाम कर लूंगी, तुम्हें इतना पैसा बचाने में लंबा समय लग जाएगा। तो ठीक है, जब तक मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं होगा मैं शुरू में निश्चय ही मैनेजर बन जाऊंगी। परंतु फिर भी मैं केवल यह जानती हूँ कि यह कैसे नजर आएगी। सोफ, वे तुम्हें एकदम मैनेजर नहीं बनाएंगे। सोफी ने कहा, मैं मेरी क्वांट की तरह होंगी, मैं एक स्वाभाविक मैनेजर होंगी। वे इसे शुरू से ही देख लेंगे। मेरे पास सबसे अधिक विस्मयकारी दुकान होगी, ऐसी जो इस शहर के लोगों ने कभी भी देखी नहीं होगी। जंसी यह जानते हुए कि वह दोनों विशेष रूप से बिस्कुट के कारखाने के लिए पैदा हुई है, उदास हो गई। वह चाहती थी कि सोफी यह बातें न करे। जब वे सोफी की गली में पहुंची तो जंसी ने कहा, सोफ, अब से केवल कुछ ही महीने की तो बात है, तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। ये तुम्हें दुकान में काम करने के लिए अच्छे पैसे नहीं देंगे। तुम्हारे पिता तुम्हें इसकी कभी भी इजाजत नहीं देंगे। सोफी ने कहा, या फिर एक अभिनेत्री, उसमें तो काफी पैसा है। हाँ, और मैं बुटीक शायद साथ साथ चला सकूं। अभिनेत्रियां पूरे समय काम नहीं करती हैं, नहीं ना। फिर भी, या फिर एक फैशन डिजाइनर, कोई थोड़ा सा एक नफीस कामा। जंसी को बरसात में छोड़कर वह मुड़कर गली की तरफ खुले दरवाजे में प्रवेश कर गई। अगर कभी मेरे पास पैसा हुआ तो मैं बुटीक खरीदूंगी। अगर कभी मेरे पास पैसा हुआ, अगर कभी पैसा हुआ तो तुम हमारे रहने के लिए एक अच्छा सा सौभाग्यशाली। सोफी के पिता कलछी से अपने मुंह में पूरा जोर लगाकर मांस की कचौरी शेपर्ड्स पाई डाल रहे थे। घर खरीदोगी? बहुत बहुत धन्यवाद। उनका गोल मटोल चेहरा सारे दिन के काम से अब भी कालिख भरा था और पसीने के निशान थे। पिताजी, वो सोचती है कि पैसा पेड़ों पर उगता है, सोचती है ना? अपने पिता की कुर्सी के पीछे लटके हुए छोटे बच्चे डेरेक ने कहा। उनकी माँ ने लंबी सी सांस खींची। सोफी ने रसोई की हौज पर झुकी हुई उसकी पीठ देखी और उसको अपनी माँ की एप्रन की डोरियों के नाजुक फिसल फंदे के बेतुकेपन पर आश्चर्य हुआ। एक तरफ वो नाजुक नजर आने वाला फिसल फंदा और उधर मुड़ी हुई पीठ। खिड़कियों में से सायंकाल का अंधेरा पहले से ही नजर आ रहा था और स्टोव के कारण भामशीला हो गया था और मेज पर वास्कट पहने गहरे सांस लेते हुए एक व्यक्ति और कोनों में गंदे कपड़ों के ढेर लगा छोटा कमरा अव्यवस्थित था। सोफी को अपने गले पर जकड़न महसूस हुई। वो अपने भाई जेफ को ढूंढने चली गई। वो अगले कमरे में फर्श पर झुका हुआ दरी पर फैले हुए समाचार पत्र पर अपनी मोटरसाइकिल के किसी भाग की मरम्मत कर रहा था। स्कूल छोड़े उसे 3 साल हो चुके थे। वो एक प्रशिक्षु मैकेनिक था जो शहर के दूर के भाग में रोजाना काम करने जाया करता था। अब वो लगभग प्रौढ़ हो गया था और सोफी को उसके जीवन के उन क्षेत्रों के बारे में संदेह था जिनके बारे में वो कुछ नहीं जानती थी और जिनके बारे में उसने कभी कुछ नहीं कहा। वो स्वेच्छा से कभी कुछ नहीं कहता था। उसके मुंह से शब्द इस प्रकार निकाले जाते थे जैसे जमीन से पत्थर, और उसकी चुप्पी से वो ईर्ष्या करती थी। जब वो बोल नहीं रहा होता तो मानो कि वो कहीं और था, संसार में ऐसी जगहों में जहां वह कभी नहीं गई थी। वे चाहे शहर के बाहरी इलाके हों या आसपास के देहात में दूर इलाके, कौन जानता। उनका एक विशेष आकर्षण था केवल इसलिए कि उसके लिए वो अज्ञात स्थान थे और वो उसकी पहुंच से बाहर थे। शायद ऐसे भी लोग थे, विचित्र, दिलचस्प लोग जिनके बारे में उसने कभी कुछ नहीं कहा। यह संभव था, हालांकि वो चुप रहता था और आसानी से दोस्त नहीं बनाता था। वो उन्हें जानना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसका भाई उसको बहुत प्यार करे और किसी दिन अपने साथ ले जाए। हालांकि उनके पिता मना करते थे और जेफ ने कभी भी अपना विचार नहीं बताया। वह जानती थी कि वो उसे छोटा मानता है।
और वो बेचैन थी। वो इस बात से सचेत भी कि उसके लिए एक विशाल संसार इंतजार कर रहा है और वो स्वाभाविक रूप से जानती है कि वो वहाँ भी ऐसा सुख महसूस करेगी जितना वो इस शहर में करती थी जो हमेशा से उसका घर रहा था। वो उसके आने की आशा से इंतजार कर रही है। उसने कल्पना की कि वो जेफ के पीछे बैठ कर जा रही है। वो नए चमकीले काले रंग का चर्म वस्त्र पहने हुए था और वो एक पीली पोशाक, एक ऐसी टोपी के साथ जिसका पिछला हिस्सा हवा में उड़ रहा था। जैसे ही लोगों ने उठकर उनका स्वागत किया, तालियों की आवाज गूंज उठी। बैठे हुए उस चिकने पुर्जे पर गुस्सा आ रहा था जिसको वो हाथ में झुला रहा था, जैसे कि वो एक छोटा सा गूंगा जानवर हो और वो उससे बात करने का इच्छुक हो। सोफी ने कहा, मैं डैनी केसी से मिली थी। उसने एकदम मुड़कर देखा। कहाँ? तोरण पथ में। यही तो मजे की बात है। यह कभी सच नहीं हो सकता। मैंने भी यही सोचा था। तुमने पिताजी को बताया? उसने अपना सिर हिलाया, उसकी अनभिज्ञता पर गंभीर होते हुए कि वो उसके भेद जानने वाला पहला आदमी होता था। मुझे इसका विश्वास नहीं है। मैं रॉयस की खिड़की में कपड़े देख रही थी जब वहाँ कोई आया और मेरी बगल में खड़ा हो गया और मैंने मुड़कर देखा और अरे, यह डैनी केसी के सिवाय और कौन हो सकता है। ठीक है, वो कैसा नजर आता? ओहो, तुम जानते तो हो कि वो कैसा लगता है। लगभग, मेरा मतलब है। ठीक है, उसकी हरी आंखें हैं, कोमल आंखें, और जैसा आप सोचेंगे उतना लंबा नहीं है। उसने सोचा कि क्या वो उसके दांतों के बारे में कुछ कहे या नहीं, परंतु कुछ न कहने का फैसला किया। उनके पिता स्नान कर चुके थे और जब वो अंदर आया उसका चेहरे और हाथों का रंग गुलाबी और चमकदार था। उसमें से साबुन की महक आ रही थी। उसने टेलीविजन चला दिया और डेरेक के एक जूते को कुर्सी से सोफे पर उछाल कर फेंक दिया और घुरघुराते हुए बैठ गया। जेफ ने कहा, सोफी डैनी केसी से मिली। सोफी मेज पर बैठी हुई कुलबुलाने लगी। उसके पिता ने उसको देखने के लिए अपनी मोटी गर्दन पर अपना सिर घुमाया। उनका भाव तिरस्कार का था। जेफ ने कहा, यह बात सच है। मैं एक बार एक आदमी को जानता था जो टॉम फिनी को जानता था। उसके पिता ने टेलीविजन देखते हुए सम्मानपूर्वक कहा, परंतु यह बहुत पहले की बात है। जेफ ने कहा, आपने हमें बताया था। केसी किसी दिन उतना अच्छा हो सकता है, उससे भी अच्छा। वो सबसे अच्छा है, अगर वो अकल से काम ले, अगर वे उसकी ठीक तरह देखभाल करते हैं। आजकल के छोकरों के लिए खेल से ध्यान भंग करवाने वाली बहुत सी चीजें हैं। वो बिल्कुल ठीक रहेगा। वो देश की सबसे अच्छी टीम के साथ है। वो अभी बहुत छोटा है। वो मुझसे बड़ा है, वास्तव में प्रथम श्रेणी के लिए बहुत छोटा। इस प्रकार की योग्यता वाले आदमी से आप बहस नहीं कर सकते। वो एक दुकान खरीदने जा रहा है। सोफी मेज पर से बोली, he'd like to। उसके पिता ने मुंह बनाया। यह तुमने कहाँ से सुन लिया? उसने मुझे ऐसा बताया। वो कुछ बड़बड़ाया जो सुनाई नहीं पड़ा और अपनी कुर्सी में अपने आप को घसीटते हुए घूम गया। यह तुम्हारी ख्याली कहानियों में एक और कहानी है। वो तोरण पथ पर मिली थी, जेफ ने कहा, और फिर यह बताया कि मामला कैसे घटा। इन दिनों तुम अपनी बातों से काफी मुसीबत में फंस जाओगी, उसके पिता ने आक्रामक ढंग से कहा। जेफ जानता है कि यह सच है, क्या तुम नहीं जानते? जेफ, वो तुम पर विश्वास नहीं करता, हालांकि वो करना चाहेगा। टेबल लैंप की रोशनी उसके भाई के शयन कक्ष की दीवार पर यूनाइटेड की प्रथम श्रेणी की टीम के दस्ते के इश्तहार और नीचे रंगीन फोटोग्राफों की पंक्ति पर पड़ रही थी। उनमें से 3 फोटोग्राफ आयरलैंड के उस अद्भुत नौजवान केसी के थे। सोफी ने कहा, तुम वायदा करो कि किसी को नहीं बताओगे। इसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं। वायदा करो जेफ, पिताजी मेरा कत्ल कर देंगे, केवल तभी जब इसको सच्चा मान लें। कृपया जेफ, ईसा मसीह की कसम। सोफी, अब भी तुम स्कूल की बच्ची की तरह हो। केसी के पास लड़कियों की कतार लगी होगी। नहीं, कोई नहीं। तुम्हें कैसे पता लग सकता है? उसने ताना मारते हुए कहा। उसने मुझे बताया, इसलिए जैसे कि किसी लड़की को कोई ऐसी बात बता देगा। 44, हाँ, उसने बताया। वह वैसा नहीं है। वह चुपचाप रहने वाला है। वो उतना शांत नहीं है जितना नजर आता है।
ऐसी कोई बात नहीं है जेफ, पहले मैं ही बोली थी उससे। जब मैंने देखा कौन था वह, मैंने कहा माफ कीजिए, क्या आप डैनी केसी तो नहीं हैं? वो हैरान सा नजर आया और उसने कहा हाँ, तुम ठीक कह रही हो। और मुझे पता था कि यह वही है, क्योंकि उसका बोलने का ढंग वही था जैसा टेलीविजन पर जब उसका साक्षात्कार लिया गया था। इसलिए मेरे प्यारे डेरेक ने उसे हस्ताक्षर देने को कहा, परंतु हम में से किसी के पास न कागज था न पेन। फिर हमने थोड़ी सी बात रॉयस की खिड़की के कपड़ों के बारे में की। वो अकेला लगता था। आखिरकार वह आयरलैंड के पश्चिम से दूर का रहने वाला था। और इसके बाद जैसे ही वह जा रहा था, उसने कहा अगर मुझे उससे अगले सप्ताह मिलने का ध्यान रहे तो वह अपने हस्ताक्षर दे देगा। निश्चय ही, मैंने कहा, मैं मिलूंगी, जैसा कि वो तुम्हें कभी दिखाई पड़ेगी। तुम मुझ पर अब विश्वास करते हो ना? उसने कुर्सी के पीछे से अपनी जैकेट, जो चमकदार और आकारहीन थी, खींच ली और अपने हाथ उसमें डाल दिए। वो चाहती थी कि वो अपने दिखावे की तरफ ज्यादा ध्यान दे। वो चाहती थी कि वो अपने कपड़ों की तरफ ज्यादा ध्यान दे। वो लंबा सा सांवला मजबूत चेहरा था। वो सुंदर था। उसने सोचा यह तो सबसे असंभव बात है जो मैंने अब तक सुनी है। उसने कहा शनिवार को वे यूनाइटेड को देखने के लिए अपनी साप्ताहिक तीर्थयात्रा पर गए। सोफी, उसके पिता, छोटा बच्चा डेरेक गोल के पास गए। जेफ हमेशा की तरह अपने साथियों के साथ ऊंचे स्थान पर चला गया। यूनाइटेड ने मैच 2-0 से जीत लिया और केसी ने दूसरा गोल किया। वह भोलेपन और आयरिश प्रतिभा का मिश्रण था। वह मैदान के पेनल्टी क्षेत्र के किनारे 2 बड़े रक्षकों के चारों तरफ चक्कर लगाता रहा। उसके पिता उसको चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि वह पास दे, और फिर उसने 12 गज की दूरी से हिचकिचाने वाले गोलची को मात दे दी। सोफी गर्व से प्रफुल्लित हो उठी। बाद में जेफ भी हर्षोन्माद से भर गया। काश वो अंग्रेज होता, किसी ने बस में कहा। आयरलैंड विश्व कप जीत जाएगा, डेरेक ने अपनी मां को कहा जब सोफी उसको घर लेकर आई। उसके पिता खुशियां मनाने शराब खाने चले गए थे। तुम क्या बता रही थी? अगले सप्ताह जंसी ने पूछा। किसके बारे में? जेफ ने फ्रैंक को बताया कि तुम डैनी केसी से मिली थी। यह कोई जिज्ञासा की बात नहीं थी। जंसी जरा ताक झांक करने वाली है, परंतु सोफी चौंक गई। ओह वाह! जंसी की त्योरी चढ़ गई, यह महसूस करते हुए कि वो कुछ छिपा रही है। हाँ, वाह, अच्छा हाँ, मैं मिली। तुम कभी नहीं मिली, जंसी चिल्लाई। सोफी जमीन पर घूरने लगी। लानत है गोल्फ को, यह जेफ के लिए बात थी, न कि जंसी के लिए। यह एक विशेष बात थी जो उसके और जेफ के मतलब की थी। एक भेद था, यह बिल्कुल भी जंसी के मतलब का नहीं था। फुहर जंसी को इस प्रकार की कोई बात बता दो तो सारे के सारे पड़ोस को उसका पता लग जाएगा। लानत है जेफ को, क्या उसके लिए भी कोई बात मर्यादित नहीं है? यह एक भेद है, होना भी चाहिए। मैं भेद बनाए रखूंगा। सोफ, तुम्हें यह पता है, मैं किसी को नहीं बताने जा रहा हूँ। वही पुराना झगड़ा हो जाएगा अगर पिताजी को इसके बारे में पता लग जाता है। जंसी ने आंखें झपकाईं। एक झगड़ा? मैं तो सोचती थी कि वो किसी बात पर प्रसन्न हो जाता। उसको फिर समझ आया कि जंसी को मुलाकात के बारे में जरा भी पता नहीं है। जेफ ने उसको कुछ नहीं बताया था। उसने चैन की सांस ली। जेफ ने आखिरकार उसको निराश नहीं किया था। आखिरकार कुछ बातें मर्यादा में रखी जाती हैं। यह वास्तव में एक मामूली सी बात थी। मैंने उससे हस्ताक्षर के लिए कहा, परंतु न हमारे पास कागज था न पेन, इसलिए कोई फायदा नहीं था। जेफ ने क्या क्या बताया था? हे ईसा मसीह, काश मैं वहाँ होती। निश्चय ही मेरे पिता इस पर विश्वास करना नहीं चाहते थे। आप जानते हैं वे कितनी बड़ी आफत हैं। परंतु मैं यह अंतिम बात चाहूंगी कि मेरे घर के चारों तरफ लोगों की पंक्तियां लगें जो उनसे पूछे, यह डैनी केसी का क्या मामला है? वो मुझे मार डालेंगे। और आप जानते हैं जब झगड़ा होता है माँ की क्या हालत होती है। जंसी ने धीमी आवाज में कहा,
तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो सोफ, तुम यह जानती हो। अंधेरे के बाद वो नहर के पास से एक परिरक्षित रास्ते पर चलती गई जो पानी के दूसरी तरफ एक घाट के लैंपों की तेज रोशनी से प्रकाशित था और शहर की लगातार भिनभिनाहट की आवाज दबी हुई और दूर से आ रही थी। जब वो बच्ची थी वो इस जगह प्रायः खेला करती थी। एक अकेले चिराबल के पेड़ के नीचे एक लकड़ी का बेंच था जहाँ पर प्रेमी कभी कभी आते थे। वो इंतजार करने के लिए बैठ गई। उसका ख्याल था कि यह इस प्रकार की मुलाकात के लिए एक श्रेष्ठतम जगह थी, उनके लिए जो यह नहीं चाहते थे कि कोई उनको देखे। वो जानती थी कि यह जगह उसको पसंद आएगी। कुछ देर तक इंतजार करते हुए उसने उसके आने की कल्पना की। उसने नहर के साथ साथ देखा, उसको परछाइयों से बाहर निकलते देखते हुए, परिणाम स्वरूप अपनी उत्तेजना की कल्पना करते हुए। कुछ समय बीत जाने के बाद ही उसने उसके न आने के विचार से संतुलन बनाना शुरू कर दिया। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, यह चाहते हुए कि डैनी आएगा, यह चाहते हुए कि वह आएगा, और समय के गुजरने का आभास करते हुए उसने सोचा। मैं अपने अंदर शंका की कसक के झकझोरने को महसूस कर रही हूँ। मैं उसकी प्रतीक्षा में हूँ पर अब तक उसका कोई संकेत नहीं है। मुझे याद है जेफ ने कहा था कि वो कभी नहीं आएगा और जब मैंने उनको बताया तो किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। मुझे आश्चर्य है मैं क्या करूँगी और अगर वह नहीं आया तो मैं उनको क्या बताऊंगी। परंतु मुख्य बात यह है कि डैनी और मैं जानते हैं कि तथ्य क्या है। लोग किस बात का विश्वास करना चाहें या नहीं, उसमें आप क्या कर सकते हैं। परंतु फिर भी मैं निराश हूँ यह जानते हुए कि मैं उनको यह नहीं दिखा पाऊंगी कि उनका मुझ पर शक करना गलत है। जो परिवर्तन उसके अंदर आ रहे थे उनको आंकते हुए वो उसका इंतजार करती रही। हालात से समझौता अचानक नहीं होता। अब मैं उदास हो गई हूँ, उसने सोचा, और इस उदासी के बोझ को सहन करना मुश्किल है। यहाँ बैठे हुए इंतजार करते रहना और जानते हुए कि वह नहीं आएगा, मैं भविष्य की कल्पना कर सकती हूँ और कैसे मैं इस बोझे के साथ जीवन बिताऊंगी। निश्चय ही वे मुझ पर शक करेंगे जैसे कि वे हमेशा करते आए हैं, परंतु मैं यह याद रखते हुए कि यह कैसे हुआ, मुझे अपनी इज्जत बचाकर रखनी होगी। पहले ही मैं धीमी गति से घर जाने की कल्पना कर रही हूँ और जेफ का निराश चेहरा जब मैं उसको बताऊंगी कि वह नहीं आया, वह डैनी, और फिर वह धड़ाम से दरवाजा बंद करते हुए जल्दी से बाहर चला जाएगा। परंतु हम जानते हैं यह कैसे हुआ। मैं अपने आप को बताऊंगी, डैनी और मेरे बीच की बात, यह उदासी सहन करनी मुश्किल है। वह गली में टूटती हुई पेड़ियों से चढ़ती गई। शराब खाने के बाहर अपने पिता की साइकिल के पास से गुजरी जो दीवार के साथ सटी खड़ी थी, और वो खुश थी कि जब वो घर पहुंचेगी तो वो घर पर नहीं होगा। माफ करना, परंतु क्या आप डैनी केसी नहीं है? तोरण पथ से आते हुए उसने फिर एक बार रॉयस की दुकान के बाहर होने की कल्पना की। वह मुड़ता है, जरा सा चेहरा लाल हो गया। हाँ, ठीक कहा, मैं तुम्हें अपने पिता और भाइयों के साथ हर सप्ताह देखती हूँ। मेरा ख्याल है तुम महान हो। ओह अच्छा, बहुत खुशी की बात है। मुझे हैरानी है, क्या आप अपने हस्ताक्षर दे देंगे? उसकी आंखें और आपकी आंखें एक ही स्तर पर है। उसका नाक चकतेदार है और थोड़ा सा ऊपर को मुड़ जाता है, और जब वो मुस्कराता है तो शर्मीलेपन से जिससे उसके दांतों के बीच खाली जगह नजर आती है। उसकी आंखें हरी हैं और जब वो आपकी तरफ सीधा देखता है तो वे टिमटिमाती नजर आती हैं। वे कोमल, डरी हुई लगती है जैसे कि हिरण की, और आप एक तरफ देखने लगते हैं। आप उसकी आंखों को थोड़ा ऊपर फेरने देते हैं, और तुम जब उन्हें फिर देखते हो तो थोड़े से बेदम पाते हो। और वो कहता है, मुझे नहीं लगता मेरे पास पेन है। तुम समझ जाते हो कि पेन नहीं तुम्हारे पास है। मेरे भाइयों को बहुत खेद होगा, तुम कहते हो, और फिर आप तोरण पथ पर अकेले लंबे समय तक इंतजार करते हो, वहाँ खड़े हुए जहाँ वह खड़ा था। उसकी कोमल मधुर आवाज याद करते हुए, उसकी आंखों की टिमटिमाहट तुमसे कोई ज्यादा लंबा नहीं, तुमसे ज्यादा साहसी नहीं। एक अद्भुत व्यक्ति, एक भोली प्रतिभा, महान डैनी केसी, और पिछले शनिवार उसने यह दोबारा देखा, भदभदाते आगे बढ़ते हुए रक्षक के पास से भूत की तरह जाते देखा, 50,000 दर्शकों को सांस रोकते देखा जब वह कुछ क्षण के लिए गेंद पर छाया हुआ था,
और फिर विस्फोट की आवाज ज्यों ही उसने फुर्ती से गेंद गोल में दाग दी, उल्लसित अनुमोदन का अचानक गड़गड़ाता विस्फोट। इसी के साथ ये इस कहानी का अंत होता है। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।